हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात मानव श्वसन तंत्र। तो गाइज, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। गाइज, जब मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि संसार में जितने भी लिविंग है, संसार में जितने भी सजीव है बेटा, उन सभी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। पेड़ पौधों में होती है, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता सब में होती है साथियों, पक्षियों में होती है, हम में होती है। लेकिन भैया हमारे सिलेबस में जो है वो भैया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव का श्वसन तंत्र है। हम हमारे श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए साथियों मैंने लिखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। अब गाइज, जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए साथियों कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं साथियों इस चैप्टर का मतलब क्या है। देखिए, यहां पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है सिस्टम। गाइज, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। अंगों का समूह, अंगों का समूह साथियों क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है रेस्पिरेटरी, इसका मतलब है साथियों रेस्पिरेशन से। इसका संबंध किससे है? रेस्पिरेशन से, श्वसन से। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह है साथियों जो भैया रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। ऐसे अंगों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। बोलो, क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? गाइज, मैंने आपको अभी तक कितना बताया है कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह, और ऐसे अंगों का समूह साथियों जो रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि भैया श्वसन तंत्र। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है भैया? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि भैया ये क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। यही मेरा क्वेश्चन है आपसे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, श्वसन क्या होता है, गाइज अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे आप कहोगे कि भैया ऑक्सीजन का तो ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, सभी लोग यही कहते हैं अधिकांश। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन गलत है। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है? एयर, जो वायु होती है साथियों, इस वायु को हम ग्रहण करते हैं, इस वायु को हम लेते हैं। अब यह वातावरण में तो बहुत सारी गैसें होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें होती है साथियों, और वो सभी का मिश्रण साथियों क्या कहलाता है? एयर, वायु कहलाता है। यानी कि एयर को, इस वायु को हम इनहेल करते हैं सबसे पहले नाक की सहायता से, और नाक से होती हुई साथियों ये वायु कहाँ जाती है? वायु नलिका, वायु नलिका में पहुंचती है, जिसे आप विंड पाइप कहते हो। ठीक है भैया, और विंड पाइप से कहाँ पहुंचती है साथियों? आपके लंग्स के पास, यानी कि आपके फेफड़ों के पास पहुंचती है। इतनी कहानी समझ में आ गई? फेफड़ों के पास क्या होता है बेटा? फेफड़ों के पास होता है भैया ब्लड। क्या होता है? ब्लड। अब वायु में तो साथियों बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी अदर गैसें हैं, ऑर्गन वगैरह। तो ये सभी, ये वायु यानी कि ये सभी गैसों का मिश्रण साथियों कहाँ पे आया? आपके फेफड़ों के पास आया, और फेफड़ों के पास क्या है? ब्लड।
अब गाइज इस ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन गैस घुलेगी, बाकी की जितनी भी गैस जिस रास्ते से आई है साथियों वापस उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। सिर्फ ब्लड में कौन सी गैस घुली साथियों? ऑक्सीजन। अब भैया ये ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर के जाता है हमारे सेल, जिसे आप कोशिका या फिर टिश्यू, उत्तकों के पास लेकर के जाता है। कौन? ये ब्लड किसको? ऑक्सीजन को। अब भैया बात करें आपकी जो सेल है, आपकी जो कोशिका है, इस कोशिकाओं के पास उपस्थित होता है बेटा ग्लूकोज, शुगर उपस्थित होता है। अब आप ये कहोगे भैया कि कोशिकाओं के पास ये ग्लूकोज कहाँ से है? देखिए मैं आपको बता दूं, भोजन का जो अंतिम उत्पाद होता है बेटा वो होता है भैया ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपके कोशिकाओं के पास जाकर इकट्ठा हो जाता है। आप कुछ भी खाइए, लास्ट एंड फाइनल साथियों जो परिवर्तन होगा आपका भोजन वो भैया ग्लूकोज में होगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है, तो मैं लिख देता हूं ये भैया यहां पर C6H12O6। क्या दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। इस ग्लूकोज को भैया ये ब्लड के साथ में ये जो ऑक्सीजन आया है आपकी कोशिका और उत्तकों के पास, ये क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन भैया जला देगा। इस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जला देगा, इस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन तोड़ देगा बेटा, और तोड़ करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एनर्जी। और एनर्जी किस रूप में? तो एनर्जी बनाएगा भैया एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में बेटा जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर भैया ये जल जो होता है 68 से 70% हमारे शरीर में जल होता है साथियों, तो हमारी जैविक क्रियाओं में भाग ले लेता है। बची एनर्जी जो एटीपी के रूप में आई है साथियों, इस एनर्जी को भैया हमारे सेल टिश्यू ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। गाइज आपने सुना होगा, साइंस ये कहती है कि कार्य करने के लिए या तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर बल की आवश्यकता होती है। गाइज यहाँ पर ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं कौन? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और भैया अपना कार्य कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। बचा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में घुलता है साथियों, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से कहाँ चला जाता है? फेफड़ों के पास चला जाता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलेगा और ब्लड में घुलकर साथियों कहाँ पहुंच जाएगा? वापस आपके फेफड़ों के पास पहुंच जाएगा, और फेफड़ों से साथियों वायु नली नाक से होता हुआ साथियों कहाँ चला जाएगा? वातावरण में चला जाएगा। और ये सारी प्रोसेस जो अब तक आपने पढ़ी, इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है साथियों रेस्पिरेशन, श्वसन कहा जाता है। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि भैया वायु का लेना और वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना, इस वायु के मिश्रण में से सिर्फ ऑक्सीजन गैस का ब्लड में घुलना और ब्लड में घुलकर सेल टिश्यू के पास पहुंचना, वहां पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज को जलाना इस ऑक्सीजन द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करना। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है साथियों? रेस्पिरेशन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। बोलो, अगर भैया ये ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के पास, उत्तकों के पास नहीं आएगा साथियों, तो एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर एनर्जी नहीं बनी साथियों तो भैया फिर क्या होगा? आपका शरीर काम करना छोड़ देगा। एनर्जी से तो कार्य करने की क्षमता आती है हमारे शरीर में। हमारे सेल टिश्यू ऑर्गन काम करेंगे बेटा तो हम काम करेंगे।
अगर हमारे कोशिका, ऊतक, अंग यही काम नहीं करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? आपको पता होगा साथियों, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना के बहुत पेशेंटों की मौत हुई थी साथियों, ऑक्सीजन की वजह से। क्यों? कोरोना वायरस ने क्या किया था? आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं साथियों, वहां पर इन्फेक्शन कर दिया था। आपके लंग्स के पास जो ऑक्सीजन है साथियों, वो ब्लड में घुल नहीं पा रही थी। अगर भैया ब्लड में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी तो आपकी कोशिकाओं के पास ये ग्लूकोज है, इसको कैसे तोड़ेगी? कैसे तोड़ेगा? और अगर नहीं टूटेगा तो एनर्जी कैसे बनेगी? और एनर्जी तो हमें चाहिए साथियों। इसलिए भैया उन्हें डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जा रही थी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे, ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर, डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जा रही थी। आपको पता है खूब ब्लैक से भी बिके थे, ब्लैक बाजारें हो रही थी साथियों ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की। तो अब आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे साथियों आपको कि भैया उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यही रीजन था साथियों, और श्वसन ये होता है। ये सारी प्रोसेस साथियों श्वसन कहलाती है। बोलो, ये कहानी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर हम हमारी वीडियो से संबंधित आपको अपडेट देते रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, आशा करता हूं रेस्पिरेशन, श्वसन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों, जो श्वसन होता है ये भैया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो साथियों, वो 2 प्रकार कौन कौन से। आइए इन 2 प्रकार के बारे में समझते हैं। गाइस, जो श्वसन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। यहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भैया, रेस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तरफ लिख लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ आप लिखोगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक तरफ आपने क्या लिखा? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ आपने क्या लिखा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है वायवीय श्वसन, या फिर हम लिख सकते हैं ऑक्सी श्वसन, और इसका मतलब होता है अवायवीय श्वसन, या फिर अनोक्सी श्वसन। या तो आप लिख लीजिए वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है हिंदी में वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है हिंदी में अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन। गाइज, बात आती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ये ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के ये श्वसन हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया हमारे शरीर में जो श्वसन होता है साथियों वो किस प्रकार का होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। क्या क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, जल बन रहा था, और भैया एटीपी यानी कि एनर्जी बन रही थी, ऊर्जा बन रही थी। ये एटीपी क्या है, एनर्जी है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन भैया जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए C6H12O6 ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम उत्प्रेरक और एंजाइमों की सहायता से साथियों इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं। और क्या क्या बनता है, देखिए इस तरफ का ये जो भाग है ये कहलाता है अभिकारक, और ये वाला जो भाग है साथियों ये कहलाता है उत्पाद। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का उत्पाद क्या है, तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ग्लूकोज को उत्प्रेरक के एंजाइमों की सहायता से तोड़ा जाता है। इसमें बनता है भैया पायरुबिक एसिड, लैक्टिक एसिड और साथियों इथेनॉल, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में एटीपी ऊर्जा का निर्माण भी होता है। मैं लिख देता हूं, इथेनॉल ही दिख रहा है ना आपको, इथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, ये सारी चीजें बनती है भैया। थोड़ा इधर कर देता हूं कैमरे को, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें उत्पाद क्या बना अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, पायरुबिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल से आप शराब कहते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में एनर्जी। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया आपको, पहले मुझे ये बताओ। श्वसन आपको समझ में आया कि श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। गाइज इस वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है और इस अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उत्पाद में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसमें भैया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उत्प्रेरक या एंजाइम तोड़ते हैं भैया इसमें ग्लूकोज को, जिसे और बनता है कौन, उत्पाद क्या क्या बनता है, पायरुबिक एसिड बन सकता है। निर्भर करता है कि भैया ये अवायवीय श्वसन की प्रोसेस कहाँ हो रही है। लैक्टिक एसिड बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा बनती है। अभी हम एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कहाँ पर होती है। बोलो इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ गए भैया। ओके, और बात करते हैं साथियों। यहां पर भैया जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है। लेकिन भैया यहां पर जो ग्लूकोज होता है अवायवीय श्वसन में, इस ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, इतनी बात क्लियर। और बात करें तो यहां पर एटीपी के 38 अणुओं का निर्माण होता है, 38 अणु बनते हैं और यहां पर भैया एटीपी के सिर्फ 2 अणु बनते हैं, इतनी बात क्लियर है। और बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया साथियों कि भैया ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है इसमें और एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और इसमें भैया ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है, एटीपी के 2 अणु बनते हैं। अब बात आती है साथियों कि भैया श्वसन की प्रोसेस कहाँ होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भैया कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। बताया था ना अभी पिछले स्लाइड में जब मैंने आपको रेस्पिरेशन श्वसन के बारे में बताया था तब। अभी श्वसन 2 भागों में हो गया है, एक हो गया रेस्पिरेशन, एक हो गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन।
सॉरी, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कोशिका में तो हो रहा है ये रेस्पिरेशन, लेकिन कोशिका के किस भाग में हो रहा है? तो याद रखना भैया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे आप सूत्रकणिका कहा जाता है, जिसे आप सूत्रकणिका कहते हो। इस माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये होता है भैया साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव क्या है साथियों? तो भैया कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक गाढ़ा सा लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को ही क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल्स, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। हमने सेल वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जाओ चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा भैया। 17-18 क्लासों में मैंने आपको सेल चैप्टर करवाया है। बोलो ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं? आशा करता हूँ बेटा बहुत अच्छे से आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे श्वसन के प्रकार। एक तरफ था साथियों एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप वायवीय श्वसन कहा जाता है, और दूसरी तरफ था भैया अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आपने अवायवीय श्वसन कहा। इनके बारे में जाना कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल के, और एग्जाम्पल से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये प्रोसेस होती है साथियों ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में। जितने भी बर्ड्स है, जितने भी पक्षी है, उनमें भैया एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और बात करें एनिमल्स, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, इन सभी में साथियों एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते साथियों, अगर क्वेश्चन आएंगे आपसे, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो भैया अनएरोबिक रेस्पिरेशन से पूछा जाएगा। इसका जो पहला उदाहरण है साथियों वो है ह्यूमन मसल्स, मानव की मांसपेशियां। हमारी जो मांसपेशियां होती है साथियों, उनमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब भैया कैसे, हमें समझ में नहीं है, अब भी समझाता हूं बेटा। जब आप शुरुआत में दौड़ करने जाते हो, या फिर पहले ही दिन जिम करने गए, या फिर कोई आपने ऐसा काम किया जिससे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, तो जब भी आप रनिंग करने जाते हो, पहले दिन जिम में जाते हो, तो आप देखते हो कि भैया दूसरे दिन हमें थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में अकड़न सी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है वो समझिए। जब भी आप रनिंग करने जाते हो या जिम जाते हो तो आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। और भैया ऑक्सीजन की कमी पर कौन सा रेस्पिरेशन होता है साथियों? कौन सा श्वसन होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से साथियों, आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। जिससे क्या बनता है? जिससे भैया आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, यानी कि ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल आपकी पेशियों में जम जाता है, और जिस कारण साथियों आपको थकान महसूस होती है, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब भी हम कठिन परिश्रम करते हैं तो कौन सा अम्ल हमारी पेशियों में जम जाता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल जमता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमता है तो हमें थकान महसूस होती है। ये लैक्टिक अम्ल
किस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जमा था? तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के थ्रू जमा था। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है भैया। मैंने कहा कि जब भी आप रनिंग करते हो, जिम जाते हो, तो आपकी मांसपेशियों में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सिर्फ आपके मसल्स में होता है ये? वैसे साथियों आपकी कोशिका ऊतकों में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। और जिसके कारण क्या बनता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जम जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा, लोअर क्लास एनिमल्स। अब लोअर क्लास का मतलब ये है कि ये निचली जाति के नहीं बेटा, ऐसे एनिमल्स जिनका विकास पूर्णतः नहीं हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, इन सभी में साथियों किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है? तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दो एग्जाम्पल समझ में आए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, इनको मिटा देता हूं मैं, मिटा देता हूं। दो एग्जाम्पल समझ में आ गए ना आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन। किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है बेटा, इसमें जो श्वसन होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इस किण्वन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनाई जाती है? दवाइयां बनाई जाती है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, ड्रग्स। ये ड्रग क्या है? हेवी मेडिसिन्स। वो वाला ड्रग्स नहीं जो आप सोच रहे, हेवी मेडिसिन्स बनाई जाती है, ड्रग्स। और बात करें तो एल्कोहल, जिसे आप शराब कहते हो, ये बनाई जाती है भैया फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया के थ्रू। और इसमें जो श्वसन होता है भैया वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है भैया। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि भैया जैसे कि शराब बनते हैं, तो शराब किससे बनती है? आपको पता है, अंगूर होते हैं, जो ब्लैकबेरीज होती है, उन्हें क्या करा, सड़ाया जाता है साथियों एक बर्तन में। और उनमें क्या होता है? उनमें होता है भैया ग्लूकोज। क्या होता है उनमें? ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को सड़ाया जाता है साथियों किसकी उपस्थिति में? ईस्ट, ईस्ट जिसे आप क्या कहते हो? खमीर कहते हो। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? इसमें होता है जाइमेज एंजाइम। साथियों इसे जिस बर्तन में सड़ाया जाता है उसमें भैया ऑक्सीजन जाने ही नहीं देते, ढक कर रखा जाता है उसको। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया जाता है। किसको? इस ग्लूकोज को। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे अंगूर हो गए, ब्लैकबेरीज हो गए, उन्हें सड़ाया जाता है किसकी उपस्थिति में? या खमीर की उपस्थिति में, या फिर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कुछ समय पश्चात आप देखते हो तो किसका निर्माण हो जाता है? इथेनॉल का। शराब बन जाती है भैया। कुछ इस तरीके से भैया शराब का निर्माण होता है फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को। मैंने कहा कि जो अंगूर होते हैं या फिर ब्लैकबेरीज होती है, इन सब में ग्लूकोज होता है, इनको सड़ाया जाता है जाइमेज एंजाइम और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। नंबर 4 पर बात करें साथियों तो बीजों की अंकुरण अवस्था। बीजों की अंकुरित अवस्था। जब बीजों का अंकुरण होता है साथियों शुरुआत में, तो भैया अवायवीय श्वसन की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ये हम आपको पढ़ने में आगे पढ़ाए। तो बोलो, क्या आज की क्लास में आपको श्वसन क्या होता है, श्वसन के दो प्रकार, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्या इन दोनों के बारे में आपको समझ में आया या नहीं आया? आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम आगे बढ़ेंगे। बोलो,
कल की क्लास और आज की क्लास साथियों सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। परसों के दिन से ये क्लास समाप्त हो जाएगी। ये क्लास मैं आपको बता दूं 4 या 5 क्लास में समाप्त हो जाएगी ये चैप्टर। शुरुआत की 2 क्लास में इसका इंट्रोडक्शन रहता है, इसके बारे में बताते हैं हम, फिर आपको हम मुख्य मानव का श्वसन तंत्र पढ़ाते हैं, जिसमें हम हमारे फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं, नाक के बारे में पढ़ते हैं, फेरिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेरिक्स के बारे में पढ़ते हैं, विंड पाइप के बारे में पढ़ते हैं और किस तरीके से ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचता है, सारी प्रोसेस पढ़ाते हैं बेटा। एल्वियोली वायु कोशिका में किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है और किस तरीके से ये ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचकर ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी का ऊर्जा बनती है। ये सारी चीजें हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं वापस कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और वहां से जरूर पढ़ें। फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट दे रखा है साथियों आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।